आज हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा बहुत अच्छा मार्क्स। ठीक, वन शॉट में खत्म करना है एक चैप्टर, तो बने रहे हमारे साथ। हम हैं आपके अपने डी के धर्मात्मा और स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट करंट वर्ड मीन्स क्या? करंट मीन्स फ्लो। काहे का फ्लो? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसी को करंट का फ्लो बोलते हैं ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा उसको करंट बोलेंगे, इसलिए तो करंट को डिफाइन करते हैं वो लोग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, इज करंट, है ना। तो करंट हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उस हिसाब से लिखा जाए तो आई इज इक्वल टू लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। लेकिन डिफरेंशिएशन या कैलकुलस हम लोग कब अप्लाई करते हैं? जब वेरिएबल क्वांटिटी हो तब। तो अगर चार्ज वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स जैसे कोई इक्वेशन है Q इक्वल्स टू 2t, मान लो टाइम चेंज होने के साथ Q चेंज हो रहा है, या 4t + 5 टाइम चेंज होने के साथ साथ चार्ज भी चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल है। तो इस सिचुएशन में हम लोग करंट निकालेंगे डिफरेंशिएट करके dQ/dt से। ठीक, और अगर वेरिएबल नहीं है, कंप्लीट चेंज दिया हुआ है, तो ΔQ/ΔT, चार्ज बाय टाइम इंटरवल, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम इंटरवल। यहाँ से करंट फाइंड कर लेंगे हम लोग। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dQ इज इक्वल टू आई डी टी, यानी कि अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो dQ हो गया इधर ΔQ, फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का अगर इंटीग्रेशन करें हम लोग तो चार्ज फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, है ना। हालांकि अगर लीनियर इक्वेशन हो, फॉर लीनियर इक्वेशन सपोज करो कि करंट दिया हुआ है 4t + 6 और फाइंड करना है हम लोगों को चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर गया, टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा। फाइंड चार्ज बिटवीन t = 0 to t = 4 सेकेंड। तो इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है और आप फॉलो कर सकते हैं ट्रिकी अप्रोच। जी हाँ, फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच फॉर लीनियर इक्वेशन। यहाँ से चार्ज फाइंड कर सकते हैं किस तरह से। ठीक, तो पहले करंट अलग अलग टाइम में देख लो। देखो, करंट का एवरेज निकाल लो, एवरेज वैल्यू। ठीक, बड़ा आसान सा ट्रिक है, विदाउट कैलकुलस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एवरेज करंट इनटू टाइम इंटरवल, एवरेज करंट इनटू टाइम इंटरवल। एवरेज करंट मीन्स कि दोनों करंट निकाल लो अलग अलग टाइम पर। जैसे फाइंड चार्ज बिटवीन t = 0 to t = 4 सेकेंड। अगर हमको टाइम 0 से 4 सेकेंड के बीच चार्ज का फ्लो निकालना है, कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो एवरेज निकाल लो। 0 सेकेंड पर करंट, 4 सेकेंड पर करंट, उसका एवरेज I1 + I2/t इंटू में कर दो टाइम इंटरवल, एवरेज करंट इंटू टाइम इंटरवल। विदाउट कैलकुलस सॉल्व हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। एट t = 0 पर करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करो तो 0 + 6, ये आ गया 6 एम्पियर। ठीक है, t = 4 सेकेंड पर देखो, 4 4 जा 16 + 6 कितना हो गया 22 एम्पियर। तो एवरेज करंट कितना आ गया 22 + 6, 22 + 6/2 यानी 28/2। तो 28/2 हो गया कितना 14 एम्पियर। तो चार्ज हो जाएगा कितना, एवरेज करंट 14 इंटू टाइम इंटरवल कितना 4 - 0, ये 4 सेकेंड है, 4 - 0 4, 14 4 जा कितना हो गया 56 कूलम। यहाँ से आ गया। इसमें आपको कोई कैलकुलस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना। तो लीनियर इक्वेशन के लिए ये टेक्निक एप्लीकेबल होगा जो फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच में भी दिया हुआ है। आप इसको देख लें अच्छी तरह से और क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसको मिटा देना है, मिटा दें। फिर यही प्रॉब्लम हम लोग इंटीग्रेट करके भी कर लेते हैं। ठीक है, जनरल मेथड से भी। ठीक, मिटा देते हैं। देखो इस तरह से देख लो, इंटीग्रेट करके भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करके सेकंड मेथड जनरल मेथड, इंटीग्रेट करके कहाँ से कहाँ तक भाई साहब, कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 सेकेंड तक, 0 से 4 सेकेंड तक। तो ये आ गया 0 से 4 सेकेंड तक करंट कितना है यहाँ पर 4t + 6। इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इसको, तो इंटीग्रेट कर देंगे सर, वही आसान था ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, चलो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो 4t² / 2
प्लस 60, इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं ना, इंटीग्रेट कर दिए 0 से 4 तक। अभी 2 2 जा 4 तो हो गया 2t² प्लस 60 0 से 4 तक। अब रूल क्या है? रूल ये है कि एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट यहाँ पर। तो चार्ज हो गया कितना, t की जगह 4 रख दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस t की जगह पर 4, 6 4 जा 24, कितना हो गया 4 + 2 6, 3 + 56 कूलम्स है। यही तो आया था अभी, यही तो आया था 56 कूलम, है ना। तो कैलकुलस अप्लाई करके भी कर सकते हो, करंट का इंटीग्रेशन चार्ज देगा। या फिर अगर कैलकुलस अप्लाई नहीं करना है तो एवरेज करंट इनटू टाइम, सो सिंपल। अलग अलग टाइम में करंट फाइंड कर लो, एवरेज निकाल लो, टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, विदाउट कैलकुलस प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो मजा आया? आराम से फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कहानी आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि ये जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट का डायरेक्शन क्या लेते हो? करंट का डायरेक्शन क्या लेते हो? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, एंड अलोंग द टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ। करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग? करंट का डायरेक्शन लेते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट की ओर जा रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है एकदम फास्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पूरा फास्ट ईस्ट की ओर, और करंट की तरफ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा बैक, करंट आए, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है इधर वेस्ट की तरफ, तो करंट भी फ्लो करेगा वेस्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो करता है करंट, और पॉजिटिव चार्ज के अलोंग। ये सब कन्वेंशन है, कन्वेंशन, समझे? चलो ठीक है, मिटाए देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, जो ड्रिफ्ट करता है, और आपके एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो होता ये है कि किसी कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली जिधर तिधर मूव करता रहता है, जिधर तिधर, ठीक है, रैंडमली डायरेक्शन लेस भाई साहब, बहुत फास्ट। बट एज सुन एज द वोल्टेज सोर्स, जैसे कि बैटरी कनेक्ट कर दिया गया, तो ये सब कोलाइड करना शुरू कर देता है, सारा इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करना शुरू कर देता है, और कोलिजन की वजह से वो सुस्त पड़ जाता है, एनर्जी लूज कर देता है, टकरा के एनर्जी लूज, है ना। थक गया इलेक्ट्रॉन, एकदम स्लोली चलना शुरू कर देता है, और वो यूनिफॉर्म हो जाता है। तो जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कंडक्टर के भीतर, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इतना स्लो मूव करता है ना कि अगर उसके वेलोसिटी में चेंज भी आया तो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। दैट्स व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एकदम स्लो, आराम से, स्मूथली, तो वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ा भी, अगर नेग्लिजिबली स्मॉल बढ़ा, कोई चेंज नहीं, है ना, तो इसीलिए उसको कहा गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर, देखो एकदम आसान मेथड से डिराइव करेंगे, ज्यादा झंझट नहीं, न लटपट, सवाल करी झटपट। मूव इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग वी से। अच्छा देखो फार्मूला होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहले तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, जिधर तिधर, तो इसका जो ओवरऑल कंपोनेंट था इनिशियल, वो जीरो हो जाता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो u इसीलिए जीरो ले लेते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी u जीरो, a को लिख सकते हो F/m, और t को लिखते हैं टाउ। ये फोर्स हो गया, किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्या लिखते हो, QE, क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं इसीलिए Q की जगह पर E ले लेंगे, तो E/m इंटू टाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फार्मूला आ गया, ठीक। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, और इस टाउ को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। ये कौन सा टाइम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम ड्यूरिंग सक्सेसिव कॉलिजन्स, लगातार टक्कर ड्यूरिंग सक्सेसिव कॉलिजन्स, एवरेज टाइम ड्यूरिंग सक्सेसिव कॉलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम्स, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया E/m इंटू टाउ,
जहाँ टाउ को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो बिना रिलैक्स हुए और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वन शॉट में ख़त्म करना है। मिटा दे, बोलो, मिटा देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग क्या समझना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कब, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होता, किस में, तो कंडक्टर में। तो द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग मोबिलिटी। सभी देख लो, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी मोबाइल वर्ड से बना है। जितना मोबाइल होगा इलेक्ट्रॉन उतना गुड कंडक्टर होगा, जितना चलता फिरता होगा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। तो मोबिलिटी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तब बारी आती है ओम साहब की, इसी पर तो पूरा करंट टिका हुआ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देख लो कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the current, है ना। जैसे कोई भी कंडक्टर है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले लो, इसके ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, तो V ए और बी के बीच, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो बदले में कांस्टेंट आता है R, यानी V इक्वल्स R, बट कंडीशन अप्लाइड। ये ओम्स लॉ में यहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, देख लो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तब आया ना R, तो ये कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज करता है, बताएंगे अभी, ठीक। लेकिन ओम्स लॉ में कंडीशन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। तो ओम्स लॉ के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ओम्स लॉ, ठीक है। और इसी का डिराइव्ड फॉर्म है V इक्वल्स IR, ठीक। चलिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V और I के बीच का ग्राफ कैसा होना चाहिए, देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ग्राफ ना। तो यहाँ तक ओम्स लॉ वैलिड है, जहाँ तक ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन जाए। अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन होना बंद कर दे तो इसके बाद ओम्स लॉ इनवैलिड हो गया, या इसके बाद ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। तो V और I के बीच का ग्राफ लीनियर होगा ओम्स लॉ के लिए, ठीक। और इस ग्राफ का स्लोप किस चीज की वैल्यू देगा, तो स्लोप कैसे निकालते हो, टेन थीटा से ना, टेन थीटा बराबर V बाय आई, V बाय आई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, R के बराबर, यानी कि V I ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक। चलो क्लियर है यहाँ तक, मिटाएं, ठीक है। तो ओम्स लॉ में ये बात याद रखना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, ओम्स लॉ का अदर फॉर्म ये भी है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ दिया तो क्या करोगे, अदर फॉर्म। तो पहला तो देख लिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा ये J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। J क्या होता है, करंट डेंसिटी, J क्या है, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। और E हो गया आपका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी है ओम्स लॉ, ठीक। यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो सिग्मा आता है, सिग्मा, और इस सिग्मा को कहा जाता है कंडक्टिविटी। सिग्मा इज कंडक्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी 1/ρ, सिग्मा इक्वल्स 1/ρ। तो J इक्वल सिग्मा ही ओम्स लॉ का ही एक फॉर्म है, और सिग्मा कंडक्टिविटी हुआ, और कंडक्टिविटी क्या होता है, तो 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। बोलो क्लियर यहाँ तक, मिटा देते हैं। अरे छापना होगा तो पॉज करके छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से छाप लेना, क्या दिक्कत है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग इसी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे ये रेजिस्टेंस है, करंट इधर I फ्लो कर रहा है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है,
तो ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लो वी ए है, ठीक। अब देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ आगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई साहब, ये राक्षस बैठा हुआ है यहाँ पर आर, वोल्टेज खाने के लिए। यहाँ जो इसका जो वोल्टेज था ना ये खा जाएगा, ठीक, और खाकर जो बचेगा वो होगा बी का पोटेंशियल। तो ये कितना खाएगा, तो V इक्वल्स आई आर, इतना खाएगा, और जो बच गया वो क्या हुआ, पोटेंशियल एट बी ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए बराबर आई आर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया आई आर, यानी कि ये राक्षस रेजिस्टेंस नाम का राक्षस कितना खाया, इतना आई आर वोल्टेज खा गया। अब आगे जो बचा ही रहा वी बी, ठीक ना। सपोज करो कि यहाँ ए पॉइंट पर वोल्टेज था 30, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 10 ओम। तो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 10 ओम वाला राक्षस तो वोल्टेज खाएगा ना, कितना खाएगा आई आर, ठीक, आई आर खाएगा। ये था पहले ए पॉइंट पर था 30 वोल्ट, अब ये खाएगा कितना, तो V इक्वल्स आई आर इक्वल्स 10 इंटू 2 यानी कि 20 वोल्ट। तो 30 में से 20 गया तो बचा कितना 10 वोल्ट। अगर इसको तुम ऐसे लिखोगे VA प्लस, ये खा गया ना भाई साहब, यहाँ माइनस लिखेंगे ना, VB देखो ये लॉस किया ना, खा गया वोल्टेज, इतना डिक्रीज कर गया तो माइनस लेंगे, सॉरी यहाँ माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर आई आर, VA माइनस VB इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू आई आर। देख लो VA माइनस VB बराबर आई आर है ना। देखो इसका 30 वोल्ट था ए पॉइंट का, इसने सॉरी इसने खाया कितना 20 वोल्ट, तो 20 घट गया, डिक्रीज कर गया, बचा कितना 10 वोल्ट। यही तो हुआ बी पॉइंट का पोटेंशियल है ना। क्लियर, मिटाएं चलो मिटा देते हैं। अब बोर्ड एग्जाम के लिए और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आमीटर एंड वोल्टमीटर। लेकिन क्या आमीटर वोल्टमीटर से पहले थोड़ा सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग याद कर लें, एक बार रिवाइज कर लें। चलो रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन ही तो होता है वन शॉट में। सीरीज ग्रुपिंग, तो सीरीज ग्रुपिंग का क्या आइडेंटिफिकेशन है, सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम फ्लो होता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, करंट रिमेन्स सेम। सीरीज ग्रुपिंग में करंट रिमेन्स सेम, बट क्या जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो करंट तो सेम रहता है भाई साहब, लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाता है ना, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना रेजिस्टेंस होगा सब तो कुछ वोल्टेज खाएगा, तो पोटेंशियल तो बढ़ जाएगा ना सब में, तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। चलो देख लो रेजिस्टेंस, ये R1 ये R2, करंट सेम जा रहा है, फ्लो यही आई जा रहा है, जर से आई करंट जा रहा है इधर। इसके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। V इक्वल्स लिखते हैं हम लोग IR, तो यहाँ लिख देंगे IR1 और इसका लिख देंगे IR2। चलो I कॉमन लेकर हटा दिया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा करके सीरीज ग्रुपिंग में निकाल लेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसा करके, ठीक है। अभी पैरेलल ग्रुपिंग में देखो, पैरेलल ग्रुपिंग में ब्रांच होता है, ब्रांचिंग, ये बच्चों वाली बात है। करंट इधर से जाएगा, मान लो करंट इधर से दिया तो कुछ करंट ये इधर चला जाएगा R1 से होकर, और कुछ करंट चला जाएगा R2 से होकर, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉमन होगा, पैरेलल ग्रुपिंग में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल तो सेम रह जाता है। तो I इक्वल्स लिखोगे V/R, इसको लिखोगे V/R1, इसको लिखोगे V/R2, भी कॉमन लेकर हटा दो, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से निकाल सकते हैं हम पैरेलल ग्रुपिंग में। ये रहा सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग दोनों, ठीक है। बोलो मिटा दें, ठीक है। रिवीजन हो रहा है, बस रिवीजन, फास्ट रिवीजन, बहुत कम देर में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, पूरा ब्रेन में एक मैप बन जाएगा उस चैप्टर का। यही तो फायदा है, और क्या होता है वन शॉट में, ठीक ना। ट्रिक टेक्निक के लिए तो अलग से और वीडियो देखते रहें, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आमीटर की। आमीटर, वोल्टमीटर, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, जेईई मेन नीट सब में भी अक्सर आमीटर और वोल्टमीटर से क्वेश्चन रहता है। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को, ये लाइन याद रखना, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर
टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, अमीटर में बदलने के लिए वी शुड कनेक्ट, हम लोगों को कनेक्ट करना चाहिए वेरी लो रेजिस्टेंस, वी शुड कनेक्ट वेरी लो रेजिस्टेंस इन, और लो करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को और कम करने के लिए सीरीज में जोड़ोगे कि पैरेलल में? सर पैरेलल में जोड़ेंगे तब तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसीलिए बहुत लो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ देते हैं, और उस लो रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? शंट, शंटिंग कर देना बोलते हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ, देखो ये रहा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देते हैं, ये हुआ शंट, शंट को ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ से करंट गया गैल्वेनोमीटर की तरफ, करंट चला गया IG, शंट की तरफ चला गया IS। आपको तो पता है कि पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल सेम रहता है और करंट बट जाता है, ठीक। तो करंट बट गया तो लिखेंगे I इज इक्वल टू IG प्लस IS, तो यहाँ से IS कितना आ जाएगा? I माइनस IG। अब देखो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल अक्रॉस शंट, V इक्वल्स क्या लिखते हो? IR, तो I इंटू R, शंट के अक्रॉस क्या लिखोगे? IS इंटू S, V बराबर IR। तो यहाँ से आपका अपना आ गया शंट S बराबर IG बाई IS इंटू में G हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। यहाँ पर कैपिटल G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए अब IS को लिख सकते हो ना यहाँ से I माइनस IG, देखो IS इज इक्वल टू I माइनस IG, यहाँ हो जाएगा I माइनस IG इंटू G, समझे जी, समझे जी। ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, शंट के लिए डायरेक्ट यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी, ठीक। और बोर्ड एग्जाम में बाय द वे पूछा कि हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, तो बोल दोगे ना टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, हम लोग लो रेजिस्टेंस जिसको कि शंट बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस यानी शंट को पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला क्या आ जाएगा शंट के लिए? IG बाई I माइनस IG इंटू G, डेरिवेशन रहा तो यहाँ तक डिराइव कर देंगे, ठीक है। हो गया अमीटर, क्लियर है? बोलो मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। वन शॉट है, थोड़ा ज़्यादा देखना होता है ना सर, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई साहब। चलिए अब वोल्ट मीटर की जहाँ तक बात है, तो गैल्वेनोमीटर के लिए तो हमने बहुत लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया, तो गैल्वेनोमीटर बन गया अमीटर। अभी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने का है हम लोगों को। वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज का मेजरमेंट देगा ना, वोल्टेज का रीडिंग देगा, तो वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर क्या करना चाहिए? उसका उल्टा कर देंगे एकदम, अमीटर का उल्टा। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, सॉरी, वी शुड कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस, वी शुड कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और हाई करने के लिए रेजिस्टेंस के वैल्यू को और हाई करने के लिए ऑब्वियसली सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ेंगे। सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, लो करना होता है तो पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ देते हैं, 1 बाय रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। चलिए ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ हमने जोड़ दिया हाई रेजिस्टेंस। ऐसे यहाँ पर वोल्टेज का कोई सोर्स था, वोल्टेज सप्लाई भी था, करंट आया क्यों? I, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, IG ले लो, IG ले लो, कोई दिक्कत नहीं। V इक्वल्स क्या लिखोगे? IR, I है IG, टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G प्लस हाई रेजिस्टेंस, ये आ गया। यहाँ से आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल्स भी अमीटर और वोल्ट मीटर पर, ठीक है। मिटा दें, मिटा दें, मिटा देते हैं इसको, ये लो मिटा दिया, ठीक। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, सबके लिए, और वो है किरचॉफ बाबा का लॉ, किरचॉफ्स लॉ, वो देखते हैं जरा, किरचॉफ्स लॉ, किर्चहॉफ्स लॉ, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, किर्चहॉफ्स लॉ, सॉरी सब लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, हम लोग भी बोलेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साहब को थैंक यू बोलो, किरचॉफ साहब को थैंक यू बोलो, कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी बड़ा इजीली सॉल्व कर दिया उन्होंने, है ना। एक ऐसा मेथड दिया, एक ऐसा तरीका दिया कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो और सिंपली सॉल्व करो। और उससे भी ज़्यादा सिंपली सॉल्व करना हो तो पढ़ें फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच
बालाजी पब्लिकेशन, फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच, और आसान, ठीक है, वो सब ट्रिक में देखेंगे हम लोग। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, पॉइंट रूल या जंक्शन रूल, पॉइंट रूल या जंक्शन रूल, या कुछ लोग इसको केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अलजेब्रिक सम, पहला लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स meeting at a point, meeting at a point should be equal to 0, should be equal to 0। किसी पॉइंट पर आ रहा जा रहा सारा करंट का सम 0 होना चाहिए, जैसे ये I1 करंट, ये I2 करंट, ये आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है I3 और I4, तो सबका सम आउटगोइंग हो या इनकमिंग हो, सबका अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम बोले तो सिंपल एडिशन, उसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम कोई लॉ नहीं लगेगा, ज्योमेट्रिकल लॉ, वेक्टर लॉ कुछ नहीं लगेगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। और आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑब्जेक्टिव के लिए फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक। फर्स्ट लॉ को और अप्लाई करके देख लेते एक सर्किट के द्वारा, एक सर्किट बनाकर देख लो, एक सर्किट से भी देख लेंगे हम लोग, और तो देखते हैं। चलो देखो, जैसे इस तरह से ले लिया, इस तरह से ले लिया रे, बीच में सर्किट, इधर से करंट ले लिया, मान लो x प्लस वाई, ठीक है। अब इस x प्लस वाई में से इधर चला गया x, मान लो इधर चला, मान लो इधर x गया इधर y, तुम्हारी मर्जी, तुम इधर y ले लेना इधर x ले लेना, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से x आ रहा, उसमें से कुछ करंट तो इधर भी जाएगा और बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा, x माइनस जेड। अब इधर से z आ रहा, इधर से y आ रहा, दोनों मिलकर इधर कितना जा रहा, तो y प्लस जेड। अब इधर से x माइनस जेड आ रहा है, इधर से y प्लस जेड जा रहा है, दोनों इधर मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलो जेड जेड कैंसिल, क्या आ गया, x प्लस वाई, इनकमिंग बराबर आउट गोइंग, यही तो किरचॉफ्स लॉ है, यही तो किरचॉफ्स लॉ है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। नहीं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, इसको बस दिमाग में रखना है, समझना है खुद को, खुद से, है ना। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट किसी भी सर्किट में, तो आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करेक्ट माना जाएगा। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे लिखना है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। मिटा दें तो तभी तो सेकेंड लॉ देखेंगे, मिटाएंगे तभी तो सेकेंड लॉ देखेंगे ना। चलो सेकेंड लॉ देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट लॉ था अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, वैसे ही ये वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेज इन अ क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू 0, ये सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ को इस नाम से जानते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर लूप रूल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, लूप रूल के नाम से भी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इन अ लूप अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेज, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेज शुड बी इक्वल टू 0, या ऐसे लिख लो ना, वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, तो जितने भी करंट्स और रेजिस्टेंस हैं सबका अलजेब्रिक सम, समेशन ऑफ I1 R1 मतलब समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू नेट EMF, ऐसे भी तो कह सकते हो, नेट EMF के बराबर, है ना। तो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। अब जरा इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो जितना भी होगा किसी एक लूप में करंट I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 जितना भी होगा सबको किसके इक्वल लिखेंगे, नेट EMF के इक्वल लिखेंगे। तो बैटरी में EMF लिखते वक्त ध्यान देना कि बैटरी का राइट कनेक्शन तब कहा जाता है बैटरी का अगर टर्मिनल अल्टरनेट कनेक्टेड हो, अल्टरनेट देखो ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जितना भी EMF होगा ना या वोल्टेज, टोटल वोल्टेज को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन कनेक्शन तभी रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग कनेक्शन बैटरी का कब,
जब सिमिलर टर्मिनल एक साथ जुड़ा रहेगा, देख लो जैसे दो निगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, या मान लो कि दो पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, दो पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में कनेक्शन कहा जाएगा रॉन्ग। और तब उस वक्त नेट ईएमएफ निकालोगे कैसे, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 करके निकालोगे। सपोज करो कि एक सेल है 100 वोल्ट का और दूसरा सेल है 20 वोल्ट का और रॉन्गली कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ क्या लिखोगे, 100 माइनस 80 वोल्ट लिखोगे, है ना। तो जब भी सिमिलर टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा टुगेदर एक साथ, जैसे दो निगेटिव एक साथ या दो पॉजिटिव एक साथ, तो वो होगा रॉन्ग कनेक्शन। और रॉन्ग कनेक्शन में हम लोग जो भी रॉन्गली कनेक्टेड है उसको माइनस कर देंगे, V1 माइनस V2 करके निकाल लेंगे। और अगर अल्टरनेट है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सारा वोल्टेज ऐड हो जाएगा। इसीलिए तो अगर दो चार बैटरी हो हमारे पास और बैटरी से काम लेना हो, सिंगल बैटरी काम नहीं दे रहा है, और दो चार बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे, सही कनेक्शन करेंगे ना, राइट कनेक्शन कैसे, प्लस माइनस करके ऐड कर देंगे तो वोल्टेज भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से चारों 3-4 बैटरी मिलाकर एक अच्छा खासा वोल्टेज मिल जाएगा और हम अपना काम कर लेंगे। इसीलिए तो ये सब सीखा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है ना फिजिक्स। चलिए, तो सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हुए हम लोग एक सर्किट देखते हैं। एक सर्किट, इसको अच्छे से समझ लो रे बाबा। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। पहले तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। x प्लस वाई, इधर चला जाएगा x, इधर चला आया y, इधर चला आया z, तो इधर बचा कितना, x माइनस z चला गया। इधर से z, इधर से y आ रहा, दोनों मिलकर इधर चला जाएगा कितना, तो y प्लस z, इधर से y प्लस z, इधर से x माइनस z, दोनों मिलकर इधर कितना चला गया, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग हो गया। यानी फर्स्ट लॉ करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर अपने मन से, खुद अपने मन से, मतलब तुम्हारी मर्जी, क्लॉक वाइज बना लो, एंटी क्लॉक वाइज बना लो, जब तक कोई सेल नहीं दिया है। सेल अगर दिया रहा ना सर्किट में, तो ऐसे ले जाना, पॉजिटिव से निगेटिव ले जाना, करंट का लूप, ठीक है। अभी तो नहीं है सेल, तो कैसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन दोनों में एक जैसा ले जाना होगा ना, भेदभाव नहीं करते ना। ये बन गया लूप नंबर 1 और ये बन गया लूप नंबर 2। अब दोनों लूप के लिए इक्वेशन लिखना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो लगाते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 बराबर नेट ईएमएफ। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, हमने जो ड्रॉ किया है करंट का लूप, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस। अब यहाँ देख लो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो वहाँ माइनस ले लेंगे ना हम लोग। अच्छा, लिख के देख लेते हैं ना, चलो यहाँ से शुरू हो जाओ। I1 R1 यानी कि X R1, इसी लूप में देखना है अभी, लूप नंबर 1। कौन सा लूप देख रहे हैं, लूप नंबर 1 में। इसको क्या लिखोगे, I2 R2 Z R5। लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ टकरा रहा है एरो, तीर से तीर टकरा रहा है, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे हम लोग, माइनस वाई इंटू R4, माइनस वाई इंटू R4 इज इक्वल टू क्या, कोई सेल है इसमें, कोई बैटरी है इसमें, नहीं है, तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, 0। एक इक्वेशन बन गया। चलिए अब लूप 2 के लिए लेते हैं। लूप 2 के लिए, तो लूप 2 में यहाँ से शुरू हो जाओ, लगाओ I1 R1 x माइनस जेड इंटू R2। यहाँ देखो तीर टकरा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y प्लस जेड इंटू R3, ठीक। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आ रहा है, देख लो, तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन है ये दोनों एरो का, तो माइनस जेड R5, माइनस जेड R5, कोई ईएमएफ नहीं, कोई बैटरी नहीं, तो 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, बस अप्लाई करना सिखाएं हैं। इस तरह से तुम इक्वेशन बना लोगे, फिर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, तो बहुत फायदा होगा। मतलब तुम किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो, किसी भी ब्रांच में अगर करंट निकालोगे तो पोटेंशियल भी तो निकालोगे, क्योंकि V इज इक्वल टू IR ही तो होता है। अगर इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा तो x इंटू R1 कर देंगे, ऐसे करके अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें, ये क्लियर है, ठीक, ओके, थैंक यू। अब यही किरचॉफ्स लॉ अप्लाई होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, स्लाइड वायर ब्रिज में, सब में, पोटेंशियोमीटर में। लेकिन पोटेंशियोमीटर तो डिलीट कर दिया है इस बार से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डिलीट कर दिया है। तो एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट,
4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट, जिसमें से कि 1 अननोन होता है, जिसमें से कि एक का रेजिस्टेंस पता नहीं होता है। जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस P, Q, R पता है, लेकिन ये X नहीं पता है, यही पता करना है, ठीक है ना। 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट और बीच में कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज आउट ऑफ विच 1 इज अननोन। द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज आउट ऑफ विच 1 इज अननोन इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। करंट ले लो, यहाँ से जानते ही हो, फर्स्ट लॉ लगाना है तो x प्लस वाई लेना है। इधर x चला गया, इधर y चला गया, इधर z चला आया, इधर कितना बच गया? अरे यहाँ से x जा रहा है, उसमें से z निकल के इधर आ गया, इधर कितना जाएगा? x माइनस z जाएगा। इधर से z आ रहा, इधर से y आ रहा, दोनों मिलकर इधर कितना जाएगा? तो y प्लस z जाएगा। अब ये दोनों मिलकर इधर कितना? x प्लस वाई इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। लो जी, इक्वल हो गया, ठीक। अब अपने मन से एक लूप बना लो, अपने मन से। सर कितनी अच्छी बात बताते हैं, अपने मन से, मतलब मेरे मन से नहीं, अपने मन से, अपने मन से लूप बना लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी। इसके लिए इक्वेशन बोलो, लगाओ किरचॉफ का सेकंड लॉ। I1 R1 यानी x इंटू पी, I2 R2 यानी z इंटू जी। यहाँ तो माइनस होगा, देख लो अपोजिट है एरो, देख लो अपोजिट है एरो, तो yx माइनस yx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके लिए बोलो, इसके लिए लिखेंगे सर x माइनस जेड इंटू क्यू, यहाँ एरो टकरा रहा है ना सर, तो माइनस ले लेंगे, माइनस वाई प्लस जेड इंटू में आर, और ये माइनस जेड जी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। बोलो, 2 इक्वेशन बन गया। अब ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस्ड होने का क्या मतलब? ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, तो ब्रिज बैलेंस होने का ये मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा तो करंट तो इसमें फ्लो होगा नहीं, तो जेड हो जाएगा 0। अब जेड 0 रखो इक्वेशन फर्स्ट में, तो हो गया एक्स पी माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा इक्वल के बराबर उधर। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में भी जेड की वैल्यू 0 ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ जेड 0, तो माइनस वाई आर इक्वल्स 0, उस वाई आर को उधर ले जाओ तो हो जाएगा इक्वल। ये बन गया इक्वेशन 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, इक्वेशन 3/4। तो क्या आ जाएगा? एक्स एक्स कैंसल, पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई आर, पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई आर। देख लो, पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई आर। आर्म्स रेशियो सेम, तो बीच वाले वायर से होकर करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कि ब्रिज बैलेंस होगा। सो इट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, आर्म्स रेशियो शुड बी इक्वल, पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई आर, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। क्या यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस x नहीं आ जाएगा? यहाँ से x निकाल लोगे आराम से, ठीक है, ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और 1 शॉर्ट वीडियो में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने देख लिया है। पोटेंशियोमीटर वगैरह डिलीट किया जा चुका है, इसी वजह से नहीं डिस्कस किया, बाद में अलग से डिस्कस कर देंगे, है ना। ये एडवांस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो इस तरह से देखते रहें आप 1 शॉर्ट वीडियो, हर चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा, मेन पर्पस है रिवीजन, ठीक। कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।